हेलो व्यूअर्स। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कल के आगे का टेंस। कल हम लोगों ने सीखा था पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट को। आज हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि पास्ट का अंतिम है। यहीं पर आपको जानने का मिलेगा एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर, जो कि जानना, समझना, सीखना और पहचानना बहुत अनिवार्य है। और साथ ही साथ आज की ही पीरियड में हम लोग एक स्टेप और लेंगे फ्यूचर टेंस की तरफ। आज की पीरियड महत्वपूर्ण होगी। टेंसेस को तो जानेंगे ही, साथ ही साथ आज ऑक्सिलरी और मॉडल्स के बीच के अंतर को बारीकी से हम लोग समझेंगे। तत्पश्चात हम लोग सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट को। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट अस प्रोसीड। आज का टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे ही आप कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो साफ साफ दिखता है सबसे पहले कि हम इसे कैसे डिफाइन करें। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इट मीन्स भूत, परफेक्ट इट मीन्स पूर्ण, एंड कंटिन्यूअस दैट प्रोवाइड्स यू द कंसेप्ट ऑफ लगातार जारी रहना। ऐसा ही तीन शब्द था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर आपको याद होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की परिभाषा, तो आप आराम से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की परिभाषा भी बोल सकेंगे और साथ ही साथ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी परिभाषा कर सकेंगे। अंतर होगा थोड़ा सा का। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को परिभाषित करने के लिए हमें यह कहना पड़ेगा भूतकाल में जिसकी क्रिया पूर्णता की ओर लगातार जारी हो। भूतकाल में जिसकी क्रिया पूर्णता की ओर लगातार जारी हो, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। बचपन से जो ट्रेडिशनल पैटर्न मिला है, परंपरागत जो तरीका मिला है, यह परंपरागत तरीका हमें कहता है कि इसकी पहचान के लिए हमें दो बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला, मुख्य क्रिया के साथ इसमें एक शब्द होगा रहा था, रही थी। ध्यान दीजिएगा, ये रहा था, रही थी पास्ट कंटिन्यूअस में भी था, अकेले था। लेकिन जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे तो इसको पहचानने का परंपरागत तरीका में एक नहीं दो बातें आएंगी। पहला तो रहा था, रही थी, और दूसरा इसमें आ जाएगा आपका टाइम फैक्टर। ये वही टाइम फैक्टर है जिसको हम ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग सीख चुके हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह समय हमारे पास दो तरह का होता है। एक को कहते हैं हम लोग पीरियड ऑफ टाइम, दूसरा जाना जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के नाम से। पीरियड ऑफ टाइम इंडेफिनिट समय को दिखलाता है, अनिश्चित समय को दिखलाता है, जबकि पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनिट समय को दिखलाता है। डेफिनिट और इंडेफिनिट के बीच में क्या अंतर है, हम इसे कैसे पहचाने, इसके बारे में डिटेल्स अध्ययन हम लोगों ने पिछले टेंस में किया है। निश्चित समय, अनिश्चित समय, जिसका शुरुआत पता चल जाए या अंत पता चल जाए या दोनों पता चल जाए, तो ऐसी स्थिति में वह समय निश्चित होगा। लेकिन जिसका शुरुआत पता ना चले, अंत भी पता ना चले, कुछ भी पता ना चले, तो निश्चित रूप से वह समय अनिश्चित होगा।
अनिश्चित समय को दिखलाने के लिए एक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है जिसे हम लोग फोर के नाम से जानते हैं, जबकि निश्चित समय को दिखलाने के लिए हम लोग के पास एक प्रीपोजिशन है जिसे हम कहते हैं सिंस। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानने का हम लोग के पास दो तरीका है, दो माध्यम है। पहला, भूतकाल में जिसकी क्रिया पूर्णता की ओर लगातार जारी हो। इसे 4 बार 5 बार यदि आप बोलते हैं, लिखते हैं, तो आपको याद हो जाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका जो परंपरागत है, जिसे हम बचपन से सीख रहे हैं, वह है कि इसकी पहचान दो होगी, एक रहा था, रही थी, और दूसरा टाइम जरूर रहेगा, चाहे वो निश्चित समय हो अथवा अनिश्चित समय हो, समय दिया हुआ रहेगा। अगर समय निश्चित रहा तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और यदि समय अनिश्चित रहा तो हम फोर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से ज्यादा स्पष्ट होगा। लेट अस सी द एग्जाम्पल। जैसे वह 2 वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। अगर इस वाक्य को आप गौर से देखें तो आपको दिखता है रहा था है, और साथ ही साथ आपको दिखाई पड़ता है कि समय भी है। 2 वर्षों से कैसा समय है? तो ये 2 वर्ष कब का? 1990 के दशक का, पिछले 5 साल के अंदर का, कब का 2 साल ये पता नहीं चल रहा, शुरुआत कब से हुई ये पता नहीं चल रहा। तो जाहिर सी बात है यह समय अनिश्चित है, और ऐसे समय के लिए हम फोर का प्रयोग करेंगे। हां, यहां पर एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा कि यदि हम इस 2 वर्षों को, जो कि समय है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं सेंटेंस से और सिर्फ बोलते हैं वह परीक्षा की तैयारी कर रहा था, कौन सा टेंस हो जाएगा? निश्चित है यह टेंस पास्ट कंटिन्यूअस होगा। क्यों पास्ट कंटिन्यूअस होगा? क्योंकि समय नहीं है। अगर समय को डाल देते हो आप तो यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। समय को बाहर निकाल देते हो सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस, समय को अंदर डाल देते हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यू मस्ट कीप इनसाइड इन योर ब्रेन। अगर समय है वाक्य में तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाएगा, और यदि वाक्य में समय नहीं है तो हम उसे सिर्फ और सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे। अब इतना जानने के बाद, समझने के बाद, पहचानने के बाद, इसको जब अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल सा मेथड हम लोग इस्तेमाल करते। हम जानते हैं कि हम लोग के पास दो नंबर होता, सिंगुलर और प्लूरल। पर्सन होते हैं 3, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, प्लूरल वी। सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं यू को। थर्ड पर्सन में हम लोग के पास शब्द है ही, सी, इट एंड एनी नेम, और प्लूरल फॉर्म में हम लोग के पास हो जाता है दे। आपको यह भी जानकारी है कि जस्ट नीचे में मैं नाक को लिखता हूं, जिससे टेंस की पहचान बनती है। और इस टेंस का नाक वह नहीं होगा जो पूर्व में आपने अध्ययन कर लिया है। इस टेंस का नाक होगा हैड बिन। और जैसे ही आप हैड बिन का प्रयोग करेंगे आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रयोग करना है, यानी वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म आपको प्रयोग करना है। हैड बिन का प्रयोग हम सारे नंबर पर्सन में करेंगे।
सारे नंबर पर्सन में हैड बीन का ही प्रयोग होगा। अब इतना जानकारी मिलने के बाद आप सहजता से स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हैं। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर यहां तक में अगर गौर करें तो स्ट्रक्चर लगभग लगभग सबका एक जैसा है। आप तुलना करके देखेंगे, खाली समय में बैठकर सोचेंगे, सबका स्ट्रक्चर एक जैसा है। अंतर किस बात का है? तो अंतर सिर्फ दो बातों का है। एक नाक का और दूसरा वर्ब के फॉर्म्स का। अगर नाक और वर्ब के फॉर्म्स को मस्तिष्क में रख लिया जाए तो टेंस कंप्लीट। वैसे भी आप जानते हैं कि सहायक क्रिया के पहले सब्जेक्ट होगा और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। बीच में मात्र दो चीज ही है जो टेंस को अलग अलग कर देता है, और वह है ऑक्सिलरी वर्ब एंड द फॉर्म्स ऑफ द मेन वर्ब। इसे ही मस्तिष्क में रखना है। अब इसके आधार पर हम स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, उसके बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब को लाएंगे, हम हैड बीन को यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लाएंगे यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद डॉट 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 सेंटेंस के बचे हुए सारे शब्द आ जाएंगे। उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे फोर को या सिंस को, फोर या सिंस को डालेंगे, और इसके बाद हम डालेंगे जो समय दिया हुआ है उसको। जो स्ट्रक्चर पैटर्न प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का था वही स्ट्रक्चर पैटर्न पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। अंतर सिर्फ नाक का है, अंतर सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब का है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन हैव बीन का प्रयोग आप करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको हैड बीन का प्रयोग करना चाहिए। बाकी सब एक जैसा है। अब इसके आधार पर सेंटेंस को हम लिख सकते हैं। सेंटेंस क्या हो जाएगी? वह 2 वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इट मीन्स ही हैड बिन, तैयारी करना प्रीपेयर, आईएनजी जोड़ेंगे, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर 2 years। ईयर नहीं लिखना है, 2 years। अंग्रेजी भाषा में या तो एक होता है या तो अनेक होता है। सिंगुलर से प्लूरल हम कैसे करते हैं इसकी भी क्लासेस आने वाली हैं। अगर 1 है तो हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 1000 है, हम उसके बाद प्लूरल शब्द का प्रयोग करेंगे। यह सेंटेंस ही हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर 2 years, दिस इज असर्टिव सेंटेंस। Why this one is assertive? Because it starts with subject. And this is assertive affirmative sentence. Why affirmative? Because it has not negative sense. There is no or not used in this sentence. अब इस वाक्य को आप इंट्रोगेटिव जब करना चाहेंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, क्या वह 2 वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। आपके पास एक सहायक क्रिया नहीं, यहां पर आप 2 काउंट करके चलें, सीखना आसान होगा। मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि यदि एक सहायक क्रिया हो और इंट्रोगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट से पहले कर दो। अगर 2 सहायक क्रिया हो तो एक को ही सब्जेक्ट से पहले करो। अगर 3 सहायक क्रिया हो तो भी एक ही को सब्जेक्ट से पहले करो। आपको याद होगा।
अगर नॉट का प्रयोग करना है, सहायक क्रिया एक है तो एक के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया दो है तो भी हम एक के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे, और यदि सहायक क्रिया तीन है तो भी हम एक के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे। अब इसे इंट्रोगेटिव करना आसान होगा। हम एक को जंप कराएंगे, हैड को, और बिन को सब्जेक्ट के बाद डालेंगे। दिस इज द वे। सेंटेंस क्या हो जाएगी? सेंटेंस हो जाएगी हैड ही बिन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन for 2 years, and the sentence is interrogative. Don't forget to use the note of interrogation. यदि सेंटेंस को ऐसा कर दिया जाए कि वह 2 वर्षों से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा था, नो डाउट द सेंटेंस इज निगेटिव ऑफ असर्टिव सेंटेंस। हमें नॉट का प्रयोग करना होगा। नॉट को कहां डालेंगे? तो एक सहायक क्रिया के बाद, यानी हैड बीन के बीच में। शब्दों को सही जगह पर प्लेस करना ही सीखना कहलाता है, और इसे ही आपको सीखना है, और यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं। शब्दों को सही जगह पर रखें। तो सेंटेंस क्या हो जाएंगी? सेंटेंस हो जाएगा ही हैड नॉट बिन preparing for examination for 2 years, and this one is known as negative of assertive sentence। और यदि सेंटेंस को ऐसा कर दिया जाए कि क्या वह 2 वर्षों से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा था, need not to say, this one is known as interrogative negative sentence, and you know very well how the words will be used. Sentence will be had he not been preparing for examination for 2 years। आपको पता है कि इसके आगे मैं कौन कौन से शब्द को रखने जा रहा हूं, आपको याद हो चुका होगा अब तक। फिर भी आपके सामने सारे शब्दों को लाता हूं। ये शब्द हैं वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, और साथ ही साथ आप दो शब्द को और करते हैं, हु और व्हाट। सबको वन बाय वन तोड़ता हूं। कहां पर प्रयोग करना है आपको पता है। इन चारों को, इन जो एडवर्ब्स हैं, इन चारों को उठाकर, एडवर्ब्स को उठाकर यदि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले मात्र रख देते हैं तो आपका सेंटेंस चार तैयार हो जाता है। इन चारों एडवर्ब्स के सहारे इनको उठाएं और उठा करके सीधे आप इंट्रोगेटिव के पहले रख दें। मैं बार बार हर वीडियो में इस बात को बता रहा हूं, और यह बदलेगा नहीं नियम, यह हमेशा रहेगा आपके साथ। आप सीख रहे हैं हमसे सेंटेंस को। सेंटेंस को क्यों मैं सिखा रहा हूं? सिर्फ एक उद्देश्य है, क्योंकि जब सेंटेंस को सीखेंगे तो इसका मात्र दो फायदा मिलेगा आपको। या तो आप सेंटेंस को लिखेंगे या तो सेंटेंस को बोलेंगे। यदि आपने लिखना सीख लिया, बोलना सीख लिया, तो ये कॉमन सेंस की बात होगी कि जो व्यक्ति, जो छात्र लिखना सीख लिया हो, बोलना सीख लिया हो, उसे मुफ्त में पढ़ना आ जाएगा।
उसे मुफ्त में समझना आ जाएगा, वह व्यक्ति सुन भी सकता है किसी की बात को। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सेंटेंस को लेकर, जहां पर मैं काफी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के साथ। पर्पस, उद्देश्य सिर्फ एक है, आपको लिखना आ जाए और बोलना आ जाए, और लिखना बोलना आ गया तो जीत आपकी होगी और थोड़ी सी जीत मेरी भी। अगर आप कहते हैं कि वह 2 वर्षों से परीक्षा की तैयारी क्यों कर रहा था, इट्स वेरी इजी। व्हाई हैड ही बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर 2 years? वह परीक्षा की तैयारी कहां कर रहा था? वेयर हैड ही बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर 2 years? वह परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहा था? हाउ हैड ही बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर 2 years? दिस इज द वे। और यदि आप कौन का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसके बारे में मैं अनेकों बार बताया हूं कि असर्टिव सेंटेंस से सब्जेक्ट को हटाकर हु को रख दीजिए, सेंटेंस कभी गलत नहीं होगी। कौन 2 वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहा था? हु हैड बिन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर 2 years। और क्या वाले सेंटेंस में आप बेहतर जानते हैं, यदि सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है तो उसकी अंग्रेजी सहायक क्रियाएं होती है, लेकिन यदि क्या सब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया गया है तो उसकी अंग्रेजी व्हाट हो जाती है। मैं हर पीरियड में इसको बार बार आपको दिखा रहा हूं ताकि आपके मस्तिष्क में यह बिल्कुल क्लियर हो जाए। यदि आप कहते हैं कि क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो इस सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है? ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे और हमें लिखना पड़ेगा हैड ही बिन रीडिंग फॉर 2 hours। लेकिन यदि आप इस सेंटेंस में क्या को सब्जेक्ट के बाद रख देते हैं तो पैटर्न बदल जाएगा, हमें व्हाट का प्रयोग करना होगा। जैसे वह 2 घंटे से क्या पढ़ रहा था। अब हमें लिखना होगा व्हाट हैड ही बिन रीडिंग फॉर 2 hours। I hope it will be quite clear to your brain how I have to arrange the sentences during a speaking and writing if the sentence is from past perfect continuous tense। यदि पहचानने की शक्ति जो मैं आपको प्रतिदिन दे रहा हूं, वाक्यों को पहचानने की शक्ति, वाक्यों को समझने की शक्ति आपको प्राप्त हो गई तो आपका लिखना और बोलना स्ट्रांग हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता टेंस को मैं समाप्ति की तरफ लेकर के जा रहा हूं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैं गहराई में पहुंच रहा हूं। टेंस इज द बेसिक यूनिट अपॉन विच ईच एंड एवरी ग्रामर रिवॉल्व्स अराउंड द टेंस। If your tense is strong, no doubt it will be easier to learn the voice changes. And if the voice changes is strong, you understand it clearly, naturally you can develop to understand the narration. I will tell you everything in the class, but just I am making your platform strong. If this platform of tense is strong, it will be easier to develop the art of changing the sentence from active to passive.
Simply, you can understand what's the quality and what's the usage of active sentences and passive sentences in our daily life. But to understand voice changes, it is quite essential and necessary to understand the tenses clearly. I hope this past perfect continuous tense is clear cut inside in your brain. यहां तक में जो हम लोगों ने सीखा सभी गौर करेंगे और ध्यान से सुनेंगे। एक महत्वपूर्ण चीज आ रही है। क्लास की शुरुआत हुई थी प्रेजेंट इंडिफिनिट से। प्रेजेंट इंडिफिनिट से चलते हुए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की दूरी तय कर चुके हैं। सवाल यह उठता है कि मैं आपको क्या सिखा रहा था। आपका उत्तर आएगा, सर आप टेंस सिखा रहे थे। सही है, टेंस आप सीख रहे थे, लेकिन इसे दूसरे अंदाज में मैं बोलूं, मैं आपको सिखला रहा था एक्चुअली कुछ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है प्रयोग। इसी का अर्थ होता है आवेदन भी। मैं आपको कुछ प्रयोग सिखला रहा था, टेंस नहीं। टेंस को मैं यहां पर जोड़ नहीं दे रहा था, एप्लीकेशन को जोड़ दे रहा था। और आपको क्या सिखला रहा था, गौर से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। आप सीख रहे थे एप्लीकेशन, प्रयोग कुछ शब्दों का। कौन कौन से शब्दों का, तो गौर करेंगे। आपने सीखा इज का प्रयोग, एम का प्रयोग, आर का प्रयोग, वाज का भी, वेयर का भी, हैज हैव का भी प्रयोग आपने सीखा। हैज बिन, हैव बिन का भी प्रयोग सीख लिया है। हैड को भी सीखा है आपने, हैड बिन को भी सीख लिया है, और साथ ही साथ डू, डज और डिड का भी प्रयोग सीखा है। I was not teaching you tense. The time will come when I will share my feelings and experience in the form of that tense is not important. Time is important. I will talk on this topic later on, but not now. Tense is not important in English. Time is important. And regarding that time, you quite clearly understood the application of is, am, are, was, were, has, have been, had been, do, does and did. अगर इसे आप टोटल को काउंट करें, गिने गिनती से, तो ये कितने होंगे? अगर टोटल को काउंट करेंगे तो ये होंगे, इनकी संख्या होगी 14। आप गिनती खुद कर लीजिए। गिनती करना आपको आता है, गिनती कर ले आप। इसकी टोटल संख्या है 14, और ये 14 पर आपका कमांड हो चुका है, आप सीख चुके हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इज एम आर का प्रयोग बताएं, तो आप बता सकते हैं कि सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसकी परिभाषा होती है वर्तमान में जिसकी क्रिया लगातार जारी हो। आप ये भी बताएंगे कि सर इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। It means these 14s you have learnt already. There is no doubt. इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से। इसी को आप एक नाम और दे सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और इन्हीं को मैं एक नाम दे देता हूं, नाक। नाक बोलकर आपको समझाने सिखाने का प्रयास किया हूं। इसके आगे एक और चीज होती है,
और वह चीज जो है उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं, वह होता है विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, ought to, need not, dare not। अगर उनको आप ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं तो इनका क्या नाम दिया गया है? आप बोलेंगे सर मैं जानता हूं इसका नाम, इन्हें कहते हैं मोडल वर्ब। बहुत बढ़िया, सच है ये। वो ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मोडल वर्ब है। बहुत सावधानी से समझेंगे। अगर मैं पूछूं आपसे कि मॉडल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में आखिर क्या अंतर है, क्या दोनों एक हैं या दोनों अलग अलग हैं, आपके पास कंफ्यूजन आना शुरू हो जाएगी। एक को कहते हैं, जिनकी संख्या 14 है, उनको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेरी भाषा में नाक। दूसरे को हम कहते हैं मॉडल वर्ब, और इनकी संख्या कितनी है तो आप गिन सकते हैं इनकी संख्या को, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, कैन, कुड, वन इज मिसिंग, विल, वुड, शैल, शुड। दैट इज मिसिंग नाउ, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, आउट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट। अगर इनकी काउंटिंग को करें तो ये टोटल हो जाते हैं विल, वुड 2, शैल, शुड 4, कैन, कुड 6, मे, माइट 8, मस्ट 9, यूज टू 10, आउट टू 11, नीड नॉट 12 एंड डेयर नॉट 13। टोटल इनकी संख्या है 13, जिन्हें आप मॉडल्स के नाम से जानते हैं। 14 ऑक्सिलरी, 13 मॉडल्स। अगर दोनों को काउंट कर दें, दोनों को ऐड कर दें, तो जोड़ेंगे जब आप इसे, तो जोड़ने पर यह संख्या जो आती है वह है 27। गौर कीजिएगा, पूरी अंग्रेजी की दुनिया में, जितनी बड़ी अंग्रेजी की दुनिया आप जानते हैं, आपको विशाल लगता है, आपको डर लगता है, आपको भय लगता है, पूरी अंग्रेजी की दुनिया में जितने भी सेंटेंस को आप पढ़ेंगे, चाहे पेपर के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, कोर्स ऑफ स्टडी में जो बुक्स आपका उपलब्ध है उसको पढ़कर, पेपर, मैगजीन, कुछ भी पढ़ेंगे, ध्यान रहे 27 छोड़कर 28वां का प्रयोग आपको किसी भी सेंटेंस में देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ 27, 14 ऑक्सिलरी, 13 मॉडल्स। और जिस छात्र का पकड़ मॉडल्स पर है, ऑक्सिलरी पर है, उसे कौन रोक सकता है? और वो भी अनलिमिटेड नहीं है, वह लिमिटेड है। सिर्फ 27 पर पकड़ बनानी है, 27 को समझना है, 27 को पहचानना है, 27 को जानना है। और यह बात मैं आपसे तब शेयर कर रहा हूं जब मैं 14 को ऑलरेडी सिखा चुका हूं। 13 पर ध्यान देना है और सीखना है, जो आने वाला है सेंटेंस की दुनिया में। इन द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, व्हेन यू स्टडी न्यूज़पेपर, योर कोर्स ऑफ बुक, द बुक्स फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ट्रेड और कॉमर्स, whatever the papers, magazine, epic, whatever you read, you will get only the application of 27 in the sentence। जो भी सेंटेंस आप पढ़ेंगे उसमें 27 ही आएगा, 28वां कभी नहीं आएगा। 28वां आपका लाइफ में कभी दिखा नहीं सकेंगे, 28वां होता ही नहीं है। छात्र को चाहिए कि 27 पर पकड़ बना ले। 27 पर पकड़ बनाने में
क्या 27 साल लगेंगे? नहीं, ये आपकी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी इसको आप अपने को आत्मसात कर लेते हैं, आप अपने मस्तिष्क में अटा लेते हैं। और 27 जैसे ही आपके मस्तिष्क में आता है, यू कैन सी द मैजिक ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग। एंड व्हेन दिस वन इज नॉट क्लियर, it is difficult to understand the language. And if you are not in a position to understand, then you will lose the interest in reading. ये 27 पर पूरी पूरी पकड़ बना लेनी है। सवाल ये उठता है कि क्या दोनों एक है या दोनों में कोई अंतर है? अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों एक दिखता है, ऑक्सिलरी भी और मॉडल भी। दोनों एक कब हैं? जब सेंटेंस असर्टिव होता है तो दोनों का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों एक है। जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो दोनों का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि दोनों एक है। It means when the sentence is assertive, both of them will be used after the subject. And when the sentence is interrogative, both of them will be used before the subject. On this ground, on this basis, we can say that both are same. इस आधार पर आप कह सकते हो कि दोनों एक है, क्योंकि दोनों का प्रयोग असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले होता है। यह समानता होने के बावजूद दोनों में आसमान जमीन का अंतर है और इस अंतर को मस्तिष्क में सीख लेना है। समानता है, लेकिन इन समानता के बावजूद इस दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। देयर इज इनॉर्मस डिफरेंस बिटवीन ऑक्सिलरी एंड मॉडल वर्ब्स लाइक स्काई एंड अर्थ। क्या अंतर है, इसको कैसे समझें? लेट अस सी। क्या आप ऐसा कह सकते हैं या आप ऐसा लिख सकते हैं कि ही आर गोइंग? आप बोलेंगे नो सर, गलत है ये। क्या आप ऐसा लिख सकते हैं ही हैव गॉन? नो, ये भी गलत है। क्या आप ऐसा लिख सकते हैं आई वेयर गोइंग? नो, ये भी गलत है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, गलत है। तो सही क्या है? अगर पहला सेंटेंस को देखें तो आप बोलेंगे कि सर यहां पर आर नहीं होगा, इज होगा। इसका यह मतलब हुआ कि यह इज जो सहायक क्रिया है यह कंट्रोल होता है सब्जेक्ट से, यानी सब्जेक्ट क्रिया को कंट्रोल कर रहा है। दूसरे सेंटेंस को देखें, ही हैव गॉन में आप बोलेंगे कि सर हैव नहीं होगा, हैव गलत है, यहां पर हमें लिखना चाहिए हैज। तो ये हैज को कंट्रोल किसने किया, नियंत्रित किसने किया? तो आपका उत्तर होगा कि सर हैज को नियंत्रित कर रहा है सब्जेक्ट। तीसरे सेंटेंस में आप बोलेंगे कि वेयर नहीं होगा, वाज होगा। इट मींस दिस वाज इज कंट्रोल्ड बाय व्हिच वर्ड? दिस इज आई, द सब्जेक्ट। इतनी बातों को समझने के बाद यह कहना बिल्कुल आसान हो जाएगा कि ऑक्सिलरी वर्ब्स आर कंट्रोल्ड बाय सब्जेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वह सब्जेक्ट के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर कंट्रोल्ड बाय द सब्जेक्ट। दिस वन इज द मेन डिफरेंस। बट modal verbs are independent. Modal verbs are free. Modal verbs are not going to be controlled by the subject.
This one is the basic difference between the application of auxiliary and modals. Auxiliary verbs are controlled by the subject, but modal verbs are independent, not controlled by the subject and its number and person. आप बोलोगे सर कैसे? चलो एक एग्जाम्पल से देखते हैं. अगर आप कहते हो कि मैं इस काम को कर सकता हूं, मैं इस काम को कर सकता हूं, मॉडल्स का सेंटेंस है ये. हमें लिखना पड़ेगा आई कैन डू दिस वर्क. आई कैन डू दिस वर्क. अब आपको कहना है कि हम लोग इस काम को कर सकते हैं, तो वी कैन डू दिस वर्क. तुम इस काम को कर सकते हो, यू कैन डू दिस वर्क. वह इस काम को कर सकता है, ही कैन डू दिस वर्क. वह इस काम को कर सकती है, सी कैन डू दिस वर्क. वे लोग इस काम को कर सकते हैं, दे कैन डू दिस वर्क. कोई नाम, राम इस काम को कर सकता है, राम कैन डू दिस वर्क. राम और श्याम इस काम को कर सकते हैं, राम एंड श्याम कैन डू दिस वर्क. क्या इस सारे वाक्यों में जो कैन आपका मॉडल है सब्जेक्ट के द्वारा नियंत्रित हो रहा है या स्वतंत्र है? तो आपका उत्तर होगा सर नियंत्रित नहीं हो रहा है, स्वतंत्र है. तो पहला अंतर क्या हुआ ऑक्सिलरी और मॉडल्स के बीच में? पहला अंतर, द फर्स्ट डिफरेंस इज दैट ऑक्सिलरी वर्ब्स आर कंट्रोल्ड बाय द सब्जेक्ट, but modal verbs are independent, free, not controlled by the subject. The second difference is that with auxiliary verb, we use different forms of the main verb. Sometimes V1, sometimes V2, sometimes V3, sometimes V4, and sometimes V5 also. But with modal verb, we are bound to use verb first form always. सहायक क्रिया के साथ वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं नियमों के मुताबिक, लेकिन मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है. नाउ यू आर इन ए पोजीशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल्स. यू ऑल्सो नो द सिमिलैरिटी. व्हाट इज द सिमिलैरिटी? Similarity is when the sentence is assertive, both of them are used after the subject. And when the sentence is interrogative, both of them are used before the subject. In spite of these two similarities, there is an enormous difference between the application of auxiliary and modals. Auxiliary verbs are controlled by the subject and takes different form of the main verb, whereas modal verbs are independent, free, not controlled by the subject and always takes verb first form. इतना जानने के बाद अब आप आराम से मॉडल्स को समझ सकते हैं और सीख सकते हैं. अंतर को भी आपने सीख लिया, समानता को भी आपने सीख लिया. अंग्रेजी की पूरी दुनिया बनी हुई है मात्र 27 से. 14 को आप सीख चुके हैं ऑलरेडी. 13 आने वाले दिनों में आपकी क्लासेस में देखने को मिलेगी और आज मैं उसकी एक शुरुआत करने जा रहा हूं. मॉडल्स आ चुका है. मॉडल्स को आप समझने लगे हैं कि modal verbs are independent, not controlled by the subject. और ये कहां से शुरू होता है? तो ये शुरू होता है फ्यूचर टेंस से. और आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में कदम रख देंगे. और सवाल ये उठता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट को हम कैसे सीखें? फ्यूचर इंडेफिनिट गौर करेंगे. सबसे पहले इसकी परिभाषा आपको आ चुका है. शायद मेरी इस प्रश्न को सुनकर आप परिभाषा अपने मन में कर भी चुके होंगे. आसान होगा अब समझना भी और सीखना भी. फ्यूचर इट मीन्स भविष्य एंड इंडेफिनिट इट मीन्स अनिश्चित. परिभाषा आप कर लो, आराम से कर सकोगे. क्या हो जाएगी?
भविष्य में जिसकी क्रिया अनिश्चित हो। जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखा था, वर्तमान में जिसकी क्रिया अनिश्चित हो। जैसे आपने पास्ट इंडेफिनिट में देखा था, भूतकाल में जिसकी क्रिया अनिश्चित हो, वैसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट में भविष्य में जिसकी क्रिया अनिश्चित हो, उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट कहेंगे। अब इसको पहचाने कैसे? परंपरागत तरीका आप जानते हैं, बचपन से हम लोग सीखे हैं। परंपरागत तरीका में मुख्य क्रिया के साथ आपको देखने को मिलेगा सिर्फ 3 शब्द, गा, गे और गी। जैसे वह फुटबॉल खेलेगा। अगर आप गौर से देखें तो वर्ब अनिश्चित है। वर्ब सिर्फ 3 ही टेंस में निश्चित होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। बाकी के सारे टेंस का वर्ब अनिश्चित रहता है। आप ढूंढ कर देख लें। निश्चित और अनिश्चित को ढूंढने का तरीका और विधि मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हूं। जब इस तरह के सेंटेंस को लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको पता है यह पैटर्न हम लोग के पास शुरू से मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर को, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। 3 पर्सन हम लोग के पास होते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन में यू एंड यू। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट एंड एनी नेम। एंड प्लूरल फॉर्म में दे। As you know very well, every tense is recognized by its auxiliary verb. Every tense is recognized by its nose. इस टेंस का भी एक नाक होगा, और इस टेंस का नाक क्या होगा आपको पता है, मॉडल्स आ रहा है। इस टेंस का नाक होगा विल और शैल, क्योंकि ये मॉडल्स है। तो हम यहां पर वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? पहला। अभी अभी आपने सीखा भी है। सवाल ये उठता है कि कहां पर हम शैल करें, कहां पर हम विल करें। गौर कीजिएगा, हल्का सा नियमावली है। फर्स्ट पर्सन में हम शैल का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल में हम शैल को लाएंगे, और बाकी सभी नंबर पर्सन में हम विल का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल में शैल, एंड रेस्ट ऑफ द नंबर एंड पर्सन रिक्वायर्स द यूज ऑफ विल। सेंटेंस पैटर्न इज क्वाइट इजी। How the sentence pattern moves? You start simply writing first of all subject, after that shall, after that shall or will as per use, shall or will, after that V1, after that object, after that dot dot dot, and you understand the meaning of dot dot dot. अब इतना जानने के बाद हम आराम से वह फुटबॉल खेलेगा का लिख सकेंगे। सेंटेंस क्या हो जाएंगी? सेंटेंस हो जाएगा ही विल प्ले फुटबॉल। What kind of sentence this one is? This one is assertive sentence. Assertive affirmative sentence. It's quite easy. जब आप सेंटेंस को करेंगे इंट्रोगेटिव, जैसे क्या वह फुटबॉल खेलेगा, नियमावली जानते हैं। हम मॉडल्स को उठाकर सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा। सेंटेंस हो जाएगी विल ही प्ले फुटबॉल। और यदि आप सेंटेंस को करते हैं निगेटिव वे में, वह फुटबॉल नहीं खेलेगा, वह फुटबॉल नहीं खेलेगा। सेंटेंस इज निगेटिव।
इट मीन्स ही विल नॉट प्ले फुटबॉल। और यदि आप सेंटेंस को कर देते हैं कि क्या वह फुटबॉल नहीं खेलेगा, दिस वन इज इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इट मीन्स विल ही नॉट प्ले फुटबॉल। इसके बाद आपको 6 शब्दों का प्रयोग करना है। 6 शब्द को मैं बार बार दिखा रहा हूं, आपको याद हो चुका होगा। यदि आप इसमें लाना चाहते हैं वाई, वेयर, व्हेन, हाउ को, तो नियमावली वही है। इन चारों को आप उठाइए और उठा करके सीधे इंट्रोगेटिव के पहले रख दीजिए। यही नियमावली हमेशा रहेगी। जैसे वह फुटबॉल क्यों खेलेगा, वाई विल ही प्ले फुटबॉल। वह फुटबॉल कहां खेलेगा, वेयर विल ही प्ले फुटबॉल। वह फुटबॉल कब खेलेगा, व्हेन विल ही प्ले फुटबॉल। वह फुटबॉल कैसे खेलेगा, हाउ विल ही प्ले फुटबॉल। यदि आप हु को लाना चाहते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है आपको पता है। सब्जेक्ट को हटा देंगे असर्टिव सेंटेंस से, कौन फुटबॉल खेलेगा, हु विल प्ले फुटबॉल। और यदि आप व्हाट को करना चाहते हैं तो व्हाट वाले सेंटेंस में जैसे वह क्या खेलेगा, आपको पता है कि जब क्या सेंटेंस के बीच में आता है तो वैसी स्थिति में ऑब्जेक्ट सेंटेंस से गायब हो जाता है। और हमें ऐसे सेंटेंस को, क्योंकि क्या बीच में आया है, हमें कैसे लिखना होगा, तो व्हाट का प्रयोग करेंगे क्योंकि क्या बीच में आया है, और सेंटेंस हो जाएगी व्हाट विल ही प्ले। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की पीरियड में जिन चीजों के साथ मैं डिस्कशन किया हूं, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। एक छोटी सी बात और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं इम्फेसिस। इम्फेसिस, इसका अर्थ होता है जोर देना। जोर देना यानी जोरदार बनाते हैं, इम्फेसाइज करते हैं। एक सेंटेंस के सहारे आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझिएगा इसे। जैसे यदि अगर आपको कहना है कि वह पटना अवश्य या निश्चित जाएगा, एक सेंटेंस को देखने से ही लग रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट है और मैं उसी में बात भी कर रहा हूं। अब इसको हम कैसे लिखें, तो आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, इसको आराम से लिख सकते हैं। अवश्य या निश्चित का होता है डेफिनिट, हम एडवर्ब का प्रयोग करेंगे डेफिनेटली। आप इसको चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, ही विल डेफिनेटली गो टू पटना। डेफिनेटली आपका एडवर्ब है। एडवर्ब को कोशिश करना चाहिए कि या तो सेंटेंस के शुरू में रखें या अंत में रखें, और सबसे बेहतर तरीका है कि सहायक क्रिया के बाद या मॉडल्स के बाद यूज करें, एडवर्ब ऑफ टाइम को छोड़कर। आपने बिल्कुल सही लिखा, ही विल डेफिनेटली गो टू पटना। इसका अर्थ मिलेगा वह पटना अवश्य जाएगा, लेकिन एक तरीका है, एक मेथड है, जहां पर आपने विल का प्रयोग किया है। जहां पर आप देख रहे हो विल है, वहां पर आप शैल कर दो। जहां पर आप शैल का प्रयोग करते हो वहां पर विल कर दो, तो डेफिनेटली लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जोर ऑटोमेटिकली पड़ जाएगा। जिस नंबर पर्सन में शैल है वहां विल कर दो,
और जिस नंबर पर्सन में विल है वहां पर सेल आप कर दोगे तो डेफिनेटली लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली सेंटेंस इंफैटिक हो जाएगा, जोरदार बन जाएगा। और ये ट्रिक है, आपके मस्तिष्क में रखना चाहिए। और वैसे भी आप देखते होंगे अपने आसपास कि लोगों में एक आदत घर कर गई है कि वो आई के साथ सेल का प्रयोग कम, विल का प्रयोग ज्यादा करते हैं। आई विल डू दिस वर्क, आई विल सपोर्ट यू, आई विल हेल्प यू। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स ही वॉन्ट्स टू से इंफैटिकली, वो जोरदार तरीके से अपनी बातों को कहना चाहते हैं। तो जिस जगह पर, जो आपने कंसेप्ट अभी अभी देखा, जिस जगह पर सेल होता है वहां पर यदि आप विल कर देते हैं और जहां पर विल होता है वहां पर आप सेल कर देते हैं तो डेफिनेटली लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस सेंटेंस को आज के बाद से ऐसा भी लिख सकते हैं और सेंटेंस वह पटना अवश्य जाएगा का हो जाएगा ये कि ही शैल गो टू पटना। और जब आप इस तरह से लिखने की प्रक्रिया को सीखते हैं तो निसंदेह आप अपने वाक्यों में जोर देने का काम करते हैं। आई थिंक, आई होप whatever the knowledge I have shared with you all will be helpful to speak your language in a correct manner and to write the language grammatically correct. This is enough for today. I will appear before all of you in the next educational session. Till then, thank you very much.